हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ाया था और आपके दो किस्म की फोर्स आपको मैंने समझाई थी, एक बैलेंस्ड दूसरी अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने न्यूटन्स के लॉज को डिस्कस किया था, जिसमें आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और आज की उसकी जो एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ में जो होती हैं, न्यूटन की फर्स्ट लॉ की जो एप्लीकेशन, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि सेकंड लेक्चर था। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है, इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ का मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ है जो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है क्या करने की? रेजिस्ट करने की। किस चीज़ को रेजिस्ट करने की? टू द चेंज इन स्टेट, टू द चेंज इन इट्स स्टेट। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया तीन किस्म के बनते हैं, यानी कि आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसकी तीन टाइप्स हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया और रेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा कैसी रहेगी? रेस्ट में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन में मैंने ये बताया था, ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it। सेम आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था जो मैंने आपको समझाया था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, विल रिमेन एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या है, अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा कैसा रहता है? रेस्ट में रहता है। अनलेस एक्ट ऑन अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक उसको हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी विद कांस्टेंट स्पीड एंड इन डायरेक्शन। देखो, एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, वो अगर चल रहा है तो वो हमेशा एक अपनी कांस्टेंट, अगर 10 की स्पीड से चल रहा है तो वो हमेशा 10 की स्पीड से चलता रहेगा, और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। कब तक ऐसा होगा? अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक उसके ऊपर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। आप सोचते हो कि सर हम बॉल को फेंकते हैं, जैसे ही जो आपके पास बॉल होती है, जैसे ही आप उसको नीचे फेंकते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन, कोई भी जब आप ग्राउंड के ऊपर बॉल को फेंकते हो इस तरफ, तो वो बॉल अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ वो क्या होनी चाहिए? हमेशा उसी डायरेक्शन में चलती रहनी चाहिए। लेकिन वो रुक जाती है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, और रुक क्यों जाती है? क्योंकि उसके अगेंस्ट एक और फोर्स काम कर रही होती है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है बाद में आपको पता चल जाएगा, लेकिन हमारी अर्थ के ऊपर क्या है? फ्रिक्शन है। हर बॉडी के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, जो उसको क्या करता है? रोकता है आगे बढ़ने से। इसलिए हमारी बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपके लिए मैंने जूम कर दिया यहाँ पे। ओके, ऑल राइट, आई होप आपको दिख रहा हो। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय द बॉडी। ये लीनियर मोमेंटम क्या करता है? मेजरमेंट करता है। किसकी मेजरमेंट करता है? कोई बॉडी के अंदर कितनी मोशन है, कोई बॉडी के अंदर कितना मोशन है, वो किसकी मदद से हमें पता चल जाता है? लीनियर मोमेंटम की मदद से पता चल जाता है। बात समझ आई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये हमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। सिंपल सी बात है, लीनियर मोमेंटम हमें क्या करता है? हेल्प करता है क्या मेजर करने के लिए कि एक बॉडी, ये ए बॉडी है, दूसरी बी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कितनी फोर्स या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स लगा रही है एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर। ये किसकी मदद से हमें पता चलता है? लीनियर मोमेंटम की मदद से पता चलता है। जो सिंपल सा बात, लीनियर मोमेंटम क्या है? एक क्वांटिटी है जो क्या करती है? हमें बताती है कि कोई बॉडी के अंदर कितना मोशन है। आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये क्या है? इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। अब एक बॉडी, मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया? लीनियर मोमेंटम क्या है? एक इम्पैक्ट होता है
किसका? फोर्स का। किसके द्वारा? एक बॉडी के द्वारा। किसके ऊपर? दूसरी बॉडी के ऊपर। मीन सिंपल सी बात है, क्या है ये? इम्पैक्ट होता है। अब ये इम्पैक्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसके? दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है आपका मास और दूसरी होती है आपकी वेलोसिटी। अगर मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम हम लिखते हैं पी के साथ। किसके साथ डिनोट किया जाता है इसको? पी के साथ डिनोट किया जाता है। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर हो गई होगी बात? तो लीनियर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या? मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो आपका लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा। यूनिट क्या होता है इसका लीनियर मोमेंटम का? ये भी बता दिया आपको मैंने। अब ये इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ये वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ हमें क्या देती है? मैग्नीट्यूड देती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमें मैग्नीट्यूड तो देती ही है, साथ में हमें किसके बारे में बताती है? डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन भी बताती है। मैंने मोशन के चैप्टर में आपको समझाया था इसके बारे में, राइट? ओके, तो मैंने ये सारी बातें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं वो सारी की सारी आपको समझा दी लीनियर मोमेंटम के बारे में। अगर आपको लीनियर मोमेंटम समझ आ गया तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्या हमारा? न्यूटन्स सेकेंड लॉ, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ इसलिए आपको दिखा नहीं होगा, तो मैंने आपको नाम बता दिया कौन सा है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? इट सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक सिंबल देखो, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहते हो तो कैसे डालोगे? ऐसे सिंबल डालोगे, ऐसे क्रॉस करके। इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने क्या बोला? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है? एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, या एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। एंड दिस चेंज, ये जो चेंज है, ये चेंज किस डायरेक्शन में होती है? उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आपने क्या लगाई होती है? फोर्स अप्लाई की होती है। क्या लिखोगे? एंड द चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। क्या है? एंड द चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अगर आपकी वीडियो लो क्वालिटी में चल रही है तो आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप क्या किया करो, जब आपकी वीडियो चल रही होती है, जब आपने स्क्रीनशॉट लेना होता है अपनी कॉपी मेंटेन करने के लिए, तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके फिर से अपनी क्वालिटी को कम कर लो वीडियो की। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ, सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of object is directly proportional to the applied unbalanced force and the change is in the direction of force applied। और चेंज किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में हमने क्या लगाई होती है? फोर्स लगाई होती है। अब आपने ये वाली डेरिवेशन नहीं करनी, इसकी डेरिवेशन करनी है हमें, वो यहाँ पे करनी है। यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ, देखिए। कंसीडर कर लीजिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है आपका जिसका मास कितना है? m है। मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। कितनी इनिशियल वेलोसिटी? u इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और जब ये कोई लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये मान लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो मीन्स क्या होगा? टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 u है, तो बॉडी एक्सेलरेटेड है, तो आपकी जो बाद में वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? v वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको मैं किसके साथ लिख रहा हूँ? v के साथ लिख रहा हूँ। कितने टाइम में? t टाइम में। कितने टाइम में? t टाइम में। यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है, t टाइम में, बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट द टाइम t। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे कोई मान लीजिए एक बॉडी है, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। इसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं। कैसी फोर्स लगाते हैं? कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। इस कांस्टेंट फोर्स लगाने के कारण पहले जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी? u थी। अब ये बॉडी क्या हो रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो बाद में कितने टाइम के बाद? टाइम t के बाद
ये बॉडी के यहाँ पे पहुंच जाती है और इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ये सारी बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मैंने डायग्राम की मदद से आपको ये समझा दिया। अब देखो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। पहले मोमेंटम कितना था, p1 मान लेते हैं, कितना था मास, पहले वेलोसिटी कितनी थी u3, तो क्या हो जाएगा p1 इक्वल्स टू m इंटू u। अगर आपको फाइनल लीनियर मोमेंटम देखना तो क्या हो जाएगा p2, जो कि क्या होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी v, तो p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू v। ये बात क्लियर होगी। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, चेंज देख लेते हैं। रेट का मतलब क्या होगा, जब भी कोई चीज के साथ रेट लग जाए तो मीन्स उस चीज को हमने किसके साथ डिवाइड कर देना, टाइम के साथ डिवाइड कर देना। ये बात याद रखना। अब देखिए यहां पे पहले हम चेंज निकाल लेते हैं मोमेंटम का। ये क्या है इनिशियल मोमेंटम और ये क्या है आपका फाइनल मोमेंटम। जब भी चेंज निकालना होता है क्या करो, फाइनल से इनिशियल निकाल दो, माइनस कर दो। p2 माइनस क्या हो जाएगा p1। p2 का फॉर्मूला क्या है m इंटू बी माइनस क्या हो जाएगा m इंटू यू। दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा v माइनस यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बात क्लियर होगी। ओके अब देखो ये तो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, लेकिन हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ के। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू। रेट ऑफ चेंज कैसे लिखा जाता है, डिवाइड कर दो उसको किसके साथ, टाइम के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे क्या है, फोर्स अप्लाइड के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। बात समझ आ रही होगी। अब देखो ये क्या है, इस चीज को ध्यान से देखो जिसको मैंने डिब्बे में रखा है। ये क्या है v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, क्या ये एक्सेलरेशन है। मैंने बताया था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एक्सेलरेशन होती है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होती है हमारी, एक्सेलरेशन होती है। तो ये पूरी चीज हमारी क्या है, a है, यानी कि एक्सेलरेशन है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इंप्लाई m a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। जब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, क्या है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। जैसे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि होता है k m a आ जाएगा। k क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बात समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो लिखी हुई है देखो, फॉर 1 यूनिट ऑफ फोर्स 1 kg ऑफ मास विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1। देखिए अगर ध्यान से सुनना, अगर इफ m इक्वल्स टू कितना होता है 1 kg और एक्सेलरेशन कितनी होती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन उस केस में आपकी k की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। यानी कि SI सिस्टम में k की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो सिंपल सी बात आपने ऐसे लिख लेना जैसे मैंने लिखा है। तो देयरफॉर f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका m इंटू a। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है किसका, फोर्स का। फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। इस तरह से आपने डेरिवेशन करनी है जैसे मैंने अभी करवाई आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। न्यूटन सेकेंड लॉ का ये आपकी डेरिवेशन है, जो कि क्या है f इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये आपकी न्यूटन सेकेंड लॉ की डेरिवेशन आ गई। इस तरह से आपने कर लेनी है। तो जो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है इसकी एक और फॉर्म बन चुकी है जो कि क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्या देता है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या कंक्लूड किया, न्यूटन सेकेंड लॉ से ये कंक्लूड किया, जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, तो कोई भी बॉडी एक्सेलरेट तभी कर रही होगी अगर उसके ऊपर हम एक्सटर्नल क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। देखो ये डिब्बा है, अगर ये डिब्बा 10 की स्पीड से चल रहा है तो हमेशा 10 की स्पीड से चलता रहेगा, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ के। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हमेशा तो नहीं होता। जिस डिब्बा आपका 10 की, बाद में क्या होता है 11, बाद में क्या होता है 13 की स्पीड से, ऐसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी जो कम होती जाएगी।
जो कम होना या बढ़ना किस क्या रीज़न है, मीन्स जब भी कोई चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होती है या कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस डब्बे की अगर एक्सेलरेशन हो रही होगी तो न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें क्या समझाया, अगर कोई भी बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही होगी तो मीन्स उसके ऊपर क्या लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या कर रही होगी, आपकी एक्सेलरेट कर रही होगी। बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं चलता कि न्यूटन सेकंड लॉ कंक्लूड क्या करता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने ये कंक्लूड किया, एनी बॉडी if it is accelerating that means an external force is acting on that body। उस बॉडी के ऊपर क्या लग रही होगी, आपकी एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी। ये किसके मुताबिक होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। जैसे कि यहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जहाँ पे ऐसा यूनिट जो फोर्स का होता है वो क्या होता है, वो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन। क्या होता है, स्मॉल एन लिखना आपने, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल एन लिखा है, इस यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यूटन का क्या होता है, स्मॉल एन EWTON। ये यूनिट होता है किसका, आपका फोर्स का। अगर इसका सिंबल लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कैपिटल एन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आपकी स्टेटमेंट भी 1 न्यूटन की स्टेटमेंट, डिफाइन 1 न्यूटन। अगर आपको कोई बोले डिफाइन करो 1 न्यूटन को, तो किस तरह से डिफाइन करोगे, आपको पता है फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। अगर मास आपका कितना हो जाता है 1 kg और एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 kg मास हो जाता है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन हो जाती है। उस केस में जो आपकी फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी। उस कंडीशन में आपकी फोर्स कितनी हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी। तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहीं से हमारी न्यूटन की स्टेटमेंट बन जाती है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच वुड एक्सेलरेट ए बॉडी, जो बॉडी को क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, किसके साथ, विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ मास 1 kg। तो 1 न्यूटन की स्टेटमेंट आपकी क्या बनती है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से वापिस समझा रहा हूं। देखिए ये कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो आपकी फोर्स कितनी आ जाएगी, मास की जगह क्या लिखोगे 1 और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे 1। तो ये कितना आ गया आपका, फोर्स कितनी आ गई 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन कब आया, ये 1 न्यूटन फोर्स तब आई जब आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। जिस उस बॉडी का मास कितना है 1 kg। तो 1 न्यूटन हमने इस यहां से डिफाइन कर लिया मैथमेटिकली, कैसे, 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच वुड एक्सेलरेट ए बॉडी विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ मास 1 kg, जिसका मास कितना है 1 kg। आई होप आपको बात क्लियर होगी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी जिंदगी में न्यूटन के सेकेंड लॉ के यूजेस क्या हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे डेली रूटीन में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से एप्लीकेबल है हमारी लाइफ में, उसको भी एक बार देख लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी जब आप क्रिकेट देखते हो तो जो फील्डर होता है वो अपने हाथ को जब कैच कर रहा होता है बॉल को, जैसे ये फील्डर है तो जब ये बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को ऐसे पीछे खींच लेता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। वो यूज करता है आपके किसको, न्यूटन सेकेंड लॉ को। किस तरह से, ये समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, रीडिंग आपने यहाँ से कर लेनी है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक क्या बताया, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन T, जहाँ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बताया मैंने आपको। जहाँ उल्टा भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब होता है, P2 माइनस P1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जैसे ही आपके हाथ में बॉल आती है, उस बॉल वो कैसे है, बॉल के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है और साथ में उसका मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो मीन्स उसके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। मास इंटू वेलोसिटी क्या देगा उसको, लीनियर मोमेंटम। तो उस बॉडी के पास, उस बॉल के पास क्या होती है, लीनियर मोमेंटम होता है बहुत ज़्यादा। जैसे वो आपके हाथ में आएगी, अगर आपका हाथ वहीं पे रुका रहा तो ये बॉल वहीं पे आके आपके हाथ में रुक जाएगी। जैसे ही बॉल आपकी वहां पे आके रुक गई तो वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 0।
वेलोसिटी जीरो होगी तो उस समय लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। कैसे, क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो हो गया तो जीरो इंटू मास करेंगे तो लीनियर मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, आपका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। कब? जब आपके हाथ ने बिल्कुल भी मोशन नहीं किया, मीन्स आपका टाइम बहुत कम है। बॉल और हाथ के बीच में जो कांटेक्ट है, इस दोनों के कांटेक्ट में आने से ही आपकी बॉल क्या होगी, रेस्ट में आ गई, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो आ गई। जितनी जल्दी बॉल रुक जाएगी उतना कम टाइम लगा। देखो बॉल जल्दी रुकने का मतलब क्या हुआ, टाइम कम लगा। टाइम कम लगा क्योंकि आपके हाथ के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अगर आपके हाथ के ऊपर फोर्स बॉल ज्यादा लगाएगी तो आपके हाथ को क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। लेकिन इसलिए बॉलर क्या करता है, जैसे उसके हाथ में बॉल आती है तो जैसे जिस तरफ बॉल जा रही थी उसी तरफ अपने हाथ की मूवमेंट करता है, पीछे अपने हाथ खींच लेता है। क्यों? जैसे जैसे वो पीछे हाथ खींच रहा होता है तो उसका बॉल और हाथ के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मीन्स उसने जल्दी से बॉल को रोक नहीं दिया, मीन्स जल्दी से वेलोसिटी जो थी बॉल की वो जीरो नहीं की, यानी कि लीनियर मोमेंटम एकदम से उसने जीरो नहीं किया। लीनियर मोमेंटम एकदम से जीरो नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसने हाथ पीछे मूवमेंट कर रहा था तो टाइम क्या कर दिया, इस बार इंक्रीज कर दिया। टाइम इंक्रीज कर दिया तो आपका फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आ रही होगी। ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा आपका मैथमेटिक भी अच्छा होना चाहिए। देखिए मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे फोर्स है और जहां आपका P2 माइनस P1 अपॉन टी। जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो तो इधर वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। आप वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के देख लेना। ऐसे करना, 50 को 2 से डिवाइड करना, 50 को 3 से डिवाइड करना, 50 को 4 से डिवाइड करना, 50 को 5 से डिवाइड करना। 3 से देखो, जैसे मैंने 50 को 2 से डिवाइड किया 25 आ रहा है। 50 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो देखना मेरा कितना आता है, 12.5 आता है। 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10। तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू हो ओवरऑल आपको वैल्यू छोटी मिलती है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी हो तो ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिलती है, बड़ी मिलती है। मैं ये बात समझा रहा हूं आपको। तो आपके इस केस में यही हो रहा था। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, आपने इसको रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसका जूम कर देता हूं, समझा देता हूं कि क्या है इसमें। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये लास्ट एग्जाम्पल है। ये समझा देता हूं किस तरह से है। देखिए जब भी कोई भी लॉन्ग जंप हो, लॉन्ग जंप जैसे कोई भी एथलीट है तो लॉन्ग जंप करता है, तो जब वो लॉन्ग जंप करता है तो जहां पे वो जंप करता है ना, वहां पे ना सैंड बिखेरी होती है, सैंड रखी होती है। सैंड क्यों रखी होती है वहां पे, पत्थर क्यों नहीं रखे हुए। दूसरी चीज, जो एथलीट्स होते हैं जब वो क्या करते हैं, लॉन्ग हाई जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, ऐसे दूर से जंप हाई जंप करके आगे यहाँ पे क्या रखे होते हैं, यहाँ पे रखे होते हैं फोम। जहां सिंपल मैं बात कहूं तो क्या रखे होते हैं, गद्दे रखे होते हैं। गद्दे क्यों रखे होते हैं, जहां पे लोहे की रॉड्स क्यों नहीं रख दी, जहां पे पत्थर क्यों नहीं रख दिए, इसका रीजन क्या है वो समझते हैं। देखिए जब सैंड रखी होती है, जहां पे गद्दे रख देंगे हम, उससे क्या होता है, अगर तो वहां पे पक्की जगह होती, यानी कि स्टोन होते, कंक्रीट होता, तो अगर कंक्रीट होता तो वहां पे कोई जंप करता, जैसे जंप करता तो ग्राउंड के साथ लगता जाके। ग्राउंड किसका बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है। जैसे उसके साथ कांटेक्ट में आता उसी समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे ग्राउंड के कांटेक्ट में आता, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाता। तो लीनियर मोमेंटम फटाफट जीरो हो गया, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 अप माइनस P1 अपॉन टी। जल्दी से आपका क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया। जल्दी से जीरो हो गया मीन्स टाइम कम है, टाइम कम है तो मीन्स फोर्स उस पर्सन के ऊपर क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। अगर उसके पर्सन के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है तो उसको क्या होगी, इंजरी होगी, उसको चोट लग सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए हम क्या नीचे रख देते हैं, सैंड रख देते हैं। जैसे सैंड रखते हैं तो सैंड के ऊपर जंप करेगा, तो सैंड भी जैसे जैसे जंप करेगा ना, जैसे उसके ऊपर गिरेगा सैंड नीचे जाएगी। जैसे सैंड नीचे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी, आदमी की वेलोसिटी एकदम से जीरो नहीं हो जाएगी, वो भी नीचे घुसने लगेगा रेत के साथ साथ। तो उसकी एकदम से वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो मीन्स वेलोसिटी जल्दी जीरो नहीं हुई है, तो मीन्स टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। P2 माइनस P1 अपॉन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो टाइम इस बार क्या है, ज्यादा है। टाइम ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। मीन्स उस पर्सन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। तो उसको इंजरी जो होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस तरह से न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पहले इन दो एग्जांपल्स को आप कवर कर लो,
आपको समझ आ जाए। कुछ भी डाउट हो गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप अपनी कॉपी को साथ साथ में मेंटेन करते हुए चलो। आपके 2 लेक्चर्स और आएंगे और उसके बाद आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा मैं। फाइन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।